गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बुनकर कौन थे। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे, मोमिन, दक्षिण भारत के साले और केलोकोर तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना, कपड़ा उत्पादन करना, ये सबसे पहला चरण होता था। ये काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष वर्ग करता था। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीदार या चिप्पीगर नामक माहिर कारीगर की ज़रूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े हुए व्यवसाय से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। भारतीय कपड़े का पतन किस प्रकार से हुआ तो देखिए। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरीके के असर पड़े। क्योंकि ब्रिटेन में क्या था कि कई फैक्ट्रियां लग गई थी, मशीनों से सामान बन रहा था। अब भारतीय कपड़े का यूरोप के बाज़ार में और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में जो कपड़े बन रहे थे उनके मुकाबला करना कठिन हो गया था। दूसरा कारण था भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों की पेशगी देना बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार भी लगाई। उन्होंने कई लेख भी लिखे, लेकिन उनकी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हुई। लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन से बने सूती कपड़ों से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत कातने वालों को भी हालत खराब हो गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत कात कर अपना जीविका चला रही थी, वो बेरोजगार हो गई। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यम वर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के लिए नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते हुए सूत और हाथ से बुने हुए कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत कातने वालों का क्या हुआ, किस तरीके से उनका पतन हुआ या किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया। देखिए, सूती कपड़ा मिलों का उदय किस प्रकार से हुआ। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। ये कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था
जहाँ कपास की खेती की जाती थी, जहाँ वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो गई थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खोला गया। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में एक कारखाना खोला गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारत में सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की बढ़ती हुई जो लहर थी वो प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आई और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। अर्थात उनकी पूर्ति नहीं हुई तो जो भारत का कपड़ा था उसकी मांग अब बढ़ने लगी। ठीक है।